हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम संक्रमण तत्वों के एक सामान्य प्रॉपर्टी और है आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। आयनन विभव क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कल मैंने आकार पढ़ा था। यानी क्या होता है, नाभिक का उसके किसी परमाणु के नाभिक का उसके बाह्यतम कोष के साथ में उसके बाह्यतम कोष को कोष पर जो उसका प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, मेरा जेफ। जेफ से संबंधित है, उसी पे आज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयनन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, आयनन विभव। क्योंकि मैंने एक परमाणु बनाया है, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये बाह्यतम कोष है। ये मेरा क्या है, बाह्यतम बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को यानी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से जकड़ के रखना, ये क्या कहलाता है, जेफ कहलाता है। यानी जेफ प्रभाव, यानी इसको अपनी ओर आकर्षित करना है। जेफ जितना आकार परमाणु का छोटा होगा उतना ही जेफ अधिक होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को जेफ के इफेक्ट से रिलीज कराना चाहते हैं, इसको क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमें परमाणु से बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम परमाणु से यानी जेफ के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए निकालना चाहते हैं, तो हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? हमें एक ऊर्जा की, हमें एक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। और उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन विभव। इसे इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल। इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, आयनन विभव कहेंगे, ठीक है। तो यानी जेफ के प्रभाव से परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए में एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। अब देखो इसके लिए परिभाषा क्या लिखेंगे। किसी बिलगित का मतलब एक ऐसा निकाय जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है, किसी से जुड़ा हुआ ना हो। बिलगित गैसीय परमाणु अगर किसी से जुड़ा होगा तो पहले वो सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर उसे हम द्रव फॉर्म में परिवर्तित करेंगे, द्रव से फिर हम गैस में, गैसीय परमाणु। इसीलिए हम क्या लेते हैं, एक बिलगित गैसीय परमाणु लेते हैं। परमाणु के परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। आयनन विभव कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन विभव कहलाती है। इसे हम शॉर्ट में आईपी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? इसे ऐसे लिखते हैं, इसे आईपी भी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? आईपी। अब देखो आईपी किससे प्रभावित होगा? अगर देखो, अगर जेफ अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर जेफ कितना, जेफ बढ़ रहा है, यानी परमाणु के साथ यानी बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर अगर जेफ ज्यादा इफेक्ट है, यानी उसका प्रभाव ज्यादा अगर जकड़ के उसे रखा है, ज्यादा पकड़ रखा है, तो हमें उतनी ही अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? अगर मेरा जेफ अधिक है तो हमें ऊर्जा भी कितनी है, आईपी भी मेरा उतना ही होगा। तो आईपी भी क्या होगा, आईपी भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर जेफ अधिक होगा तो आईपी मेरा कैसा होगा, आईपी मेरा बढ़ेगा। अगर जेफ अधिक होगा तो आईपी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें उसका प्रभाव अधिक है, तो ऊर्जा में रिलीज कराने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये किस पे प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे? देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद परमाणु का जैसे फायदा होता है उसे प्रॉफिट होता है, तो क्या होगा, आईपी का मान घटेगा। क्यों घटेगा, जब परमाणु को फायदा हो रहा होगा तो आईपी मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने। जैसे किसी के पास लास्ट क्वेश्चन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहता है चलो ये मेरे साथ से निकल ही जाए, तो जितनी कम ऊर्जा में वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बताते हैं, जैसे किसी में अगर 4s1 है तो वो बहुत ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो इसके लिए हमें बहुत कम आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यानी परमाणु का अगर उसे निकालने से फायदा हो रहा है तो क्या होगा, आईपी का मान कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि परमाणु का फायदा हो रहा है, तब आईपी क्या होगा, तब आईपी मेरा क्या हो जाएगा, आईपी मेरा तब घटेगा। क्यों घटेगा, देखो वहां पे हमने आपको दिखाया, तो आईपी मेरा क्या होगा, घटेगा। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि परमाणु को नुकसान हो रहा है, यानी कोई जैसे उसका कक्षक ये था, जैसे 3D में 5 थे, यानी ये अर्धभरित था, इसे निकालने के लिए क्या होगा, परमाणु को नुकसान हो, क्यों होगा, उसका जो अर्धभरित कक्षक था वो क्या रह जाएगा, अर्धभरित नहीं रह जाएगा। तो हमें इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा आईपी की जरूरत होगी, यानी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा, अगर परमाणु का नुकसान हो रहा है तो मेरा आईपी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यदि परमाणु का नुकसान हो रहा है, तो आईपी क्या होगा मेरा, तो आईपी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, तो हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, किसी भी अर्धभरित कक्षक को तोड़ने में हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़ना किसके बारे में, डी खंड में आयनन विभव। हमें डी कोर्स पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों के में आयनन विभव कैसा होता है, तो डी खंड में आयनन विभव। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब डी खंड में आयनन विभव। डी खंड के आयनन विभव के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसमें IP1, IP2, IP3 के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, तो कैसे कैसे उनमें आईपी बढ़ेगा और कैसे कैसे उनमें आईपी घटेगा। ठीक है, तो हेडिंग, अगली मेरी हेडिंग है डी खंड में आयनन विभव। ठीक है, अगली हेडिंग मेरा डी खंड में आयनन विभव। अगर इसमें एक चीज होती है, डी खंड में यानी डी ब्लॉक तत्वों में आयनन विभव का या संक्रमण श्रेणियों में आयनन विभव का कोई क्रम नहीं होता है। ठीक, क्यों नहीं होता वो भी हम बताएंगे अभी। देखो, संक्रमण श्रेणियों में आयनन विभव का कोई क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, हम 3 के ज्यादा क्रोमियम मैंगनीज और आयरन के I2 I3 के बारे में बात करेंगे। देखो, इसके में आप कहेंगे IP1 की तुलना करेंगे। IP1 में क्या आएगा मेरा, Cr, Mn और Fe। जब IP2 की तुलना करेंगे, इसमें आयनों की तुलना करेंगे। कैसे, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, Cr प्लस, ये बचेगा Mn प्लस, और ये बचेगा Fe प्लस। ठीक है, फिर हो जाएगा IP3।
अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालना, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2। तो मेरा क्या बनेगा? ये Cr2 प्लस, ये बनेगा मेरा Mn2 प्लस, मेरा बनेगा Fe2 प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? IP1 की तुलना करेंगे। IP1 की तुलना करेंगे। देखो इसमें कैसा होगा, जैसे मैंने परमाणु लिया A, IP1 के लिए लिखेंगे तो मेरे इसमें क्या होगा? एक परमाणु क्या होगा? I बनेगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन। IP2 निकालेंगे तो ये क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा IA प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये मेरा होगा IP2। अगर IP3 निकालेंगे तो ये A2 प्लस, IP3 में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बनेगा A3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस कंडीशन में हमें पढ़ना है। IP1, IP2 और IP3 की तुलना करेंगे किसमें? क्रोमियम, मैग्नीज और कॉपर में। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम IP1 के लिए लिखेंगे। IP1 के लिए, IP1 में देखो क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लास्ट कक्षक का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इसका होता है 3d5 4s1 और इसका होगा 3d5 4s2, इसका होगा 3d6 4s2। तो ये इनके लास्ट कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ये क्या होते हैं? इसके लास्ट कक्षक के, यानी आखिरी उपकोष इलेक्ट्रॉनिक के लिए इनके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। अब लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 से कम स्थायी। क्यों स्थायी है? कम स्थायी क्यों कम स्थायी है? क्योंकि इसका कक्षक पूर्ण भरित है और इसका कक्षक अर्धपूर्ण भरित है, कम स्थायी है। तो हम कह सकते हैं सीधे तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4s होगा यानी क्रोमियम होगा, उसका जो होगा जेफ, ये IP, जेफ कम होगा तो IP भी कम होगी। तो इसका जो होगा वो जेफ या IP सबसे कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा जैसे क्रोमियम से होगा तो इसमें होगा क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन निकालना Mn व Fe की तुलना में आसान है। Fe की तुलना में आसान है। ठीक है, क्यों आसान है? वो पूर्ण भरित है और ये अर्धभरित है। अब देखो Mn व Fe की तुलना करते हैं। देखो Mn व Fe दोनों में 4s2 है, दोनों में 4s2 है, दोनों में क्या 4s2 है। अब देखो यहाँ पे आकार के बारे में यहाँ पे जब चर्चा करेंगे, यहाँ पे इसका आकार देखो, आकार जो है Mn का बड़ा होता है, किससे? Fe से। देखो Mn का आकार Fe से बड़ा होगा। अब देखो जो आकार बड़ा होगा तो जेफ कम होगा, अब जेफ कम होगा तो IP भी कम होगा। ठीक है, और Fe का आकार छोटा है तो जितना ज्यादा परमाणु का आकार कम होगा उस पर उतना ही ज्यादा जेफ का प्रभाव पड़ेगा। ये कल हमने पढ़ा था। तो देखो इसमें क्या बता सकते हैं? Mn का आकार, अब लिखो Mn का आकार Fe की तुलना में Fe से अधिक है। Mn का आकार Fe से अधिक है, Mn का आकार Fe से अधिक है। Mn का जेफ कम तथा Fe का जेफ अधिक है। Fe का जेफ अधिक है, अतः Mn का IP Fe से कम है। ठीक है, तो ये मेरा ये बात में सिद्ध हो गई। ठीक, अगर आकार छोटा होगा तो जेफ अधिक होगा,
अगर आकार बड़ा होगा तो जेफ कम होगा, और एम एन का आकार बड़ा है और एफ का आकार छोटा है, तो मेरा एम एन का एफ भी जेफ भी आईपी भी छोटा होगा, जेफ भी छोटा होगा, तो एम यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा, इसके बाद मेरा एम एन के बाद आएगा मेरा आईपी। तो सबसे अधिक आईपी वन में सबसे अधिक जेफ किसका होता है, सबसे आईपी किसका होता है, इसमें सबसे अधिक होता है आयरन का, फिर होता है क्रोमियम, फिर होता है मैग्नीज का, फिर होता है क्रोमियम का। ठीक है, ये आईपी फर्स्ट के लिए मैंने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये आईपी है मेरा, ये क्या है मेरा आईपी। आईपी सबसे अधिक, सबसे कम सीआर का, फिर मैग्नीज का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, फिर आयरन का। ठीक है, अब हम IP2 के बारे में पढ़ेंगे, IP2 के बारे में। ठीक है, IP2 कैसे निकालेंगे, IP2 में कैसे तुलना करेंगे, IP2 के बारे में पढ़ेंगे। IP2 में क्या होगा, ये 4s में कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 0 रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद Cr प्लस होगा, ये Mn प्लस होगा, ये Fe प्लस होगा। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट देखो, Cr प्लस में क्या है 3d5, 4s तो खत्म हो गया, तो Cr प्लस में 3d5 अर्धभरित है। क्या है, अर्धभरित है। तो देखो अर्धभरित है, तो ये सबसे अधिक, इनमें सबसे अधिक स्थायी होगा, अर्थात अधिक स्थायी है, स्थायी विन्यास है इसका, ये तो ये कहना इनकी तुलना में अधिक है, इसका क्या स्थायी विन्यास है। मैग्नीज और कॉपर की तुलना में ये अधिक स्थायी विन्यास है। ठीक है, अतः Cr प्लस का IP2 Mn बा Fe से अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक IP2 किसका होगा, सबसे अधिक IP2 मेरा किसका होगा, क्रोमियम का। पिछली बार क्रोमियम का सबसे कम था, अब सबसे अधिक। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये अर्धभरित है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये चाहेगा, जैसे भी मैं कंडीशन बताई थी, यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग के जिसे फायदा हो रहा। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन त्याग के से फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, क्योंकि ये चाहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि D5 इसका अर्धभरित है। तो तुम कह सकते हैं Mn इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, क्योंकि इसके बाद वह अर्धभरित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा, क्योंकि इसके बाद उसे अर्धभरित 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त होगा। ठीक है, यानी ये आसानी से त्याग देगा, तो इसका जेफ कम होगा, तो यानी सबसे अधिक इसका होगा, फिर होगा Fe का, और फिर होगा मेरा Mn का। ठीक है, ये IP2 की तुलना हो गई। अब हम IP3 के लिए पढ़ेंगे। ये क्या था, मेरा IP2 के लिए था। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, IP3 के लिए। तो IP2 सबसे अधिक होता है क्रोमियम का, फिर आयरन का, फिर मैग्नीज का। ठीक, अब हम IP3 के लिए पढ़ेंगे। IP3 के लिए, ये मेरा यहाँ पे IP2 था, अब हम IP3 के लिए पढ़ेंगे। IP3 में क्या होगा, IP3 में ये हो जाएगा 2+, कितना हो जाएगा 2+। देखो Cr 2+, Mn 2+, Fe 2+, होगा, तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, और यहां से भी ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d4। ठीक, ये क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा। अब देखो इसमें हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये Mn क्या है, उसी वही बिल्कुल पॉइंट है। देखो Mn का सबसे अधिक IP होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सबसे अधिक स्थायी है। ये क्या है, अर्धभरित
है, अर्थात ये स्थायी है, तो हम कह सकते हैं IP3 जो होगा, IP3 वो Mn का कितना होगा, Mn का सबसे अधिक होगा। किसका होगा, Mn का सबसे अधिक होगा। और देखो यहाँ पे क्या है, Mn का अधिक होगा, फिर उसके बाद होगा क्रोमियम का। क्यों क्रोमियम का होगा, क्योंकि इसके पास ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका फायदा हो रहा है। इसका फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या हो जाएगा, ये अर्धभरित स्थायी, ये अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, इसलिए ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। फिर इसके बाद किसका होगा, मेरा क्रोमियम का। Mn के बाद होगा क्रोमियम का, क्रोमियम के बाद होगा मेरा Fe का। ठीक है, तो ये IP3 स्टेट भी प्राप्त मुझे हो गई। सबसे अधिक Mn2+ को, क्यों, क्योंकि ये अर्धभरित है, इसलिए ये अधिक स्थायी है। इसे इलेक्ट्रॉन निकालने त्यागने के लिए बहुत ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और Fe के पास उसके बाद क्रोमियम का होगा। क्यों, Fe के पास इसलिए इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये अधिक स्थायित्व में आ जाएगा, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से त्याग देगा। ठीक, तो आयनन विभव इसके बारे में तुलना कर ली मैंने। और कॉपर और जिंक के बारे में आप तुलना करके देखिएगा। कॉपर का IP1 और IP2 निकालिएगा आप लोग। कॉपर का Cu और Zn के IP1 और IP2 की तुलना आप स्वयं करके देखिएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे देते हैं लास्ट ऑफ कोर्स का। इसका आएगा 3d10 4s1, इसका आएगा 3d10, इसका आएगा 4s2। ठीक है, देखो IP के लिए हम बता देते हैं। IP के लिए Zn का अधिक होगा IP। क्यों होगा, क्योंकि इसका लास्ट कक्षक पूरा भरा हुआ है और इसका लास्ट कक्षक अर्धभरित है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा में बड़ी आसानी से त्याग देगा। क्यों त्याग देगा, इसके बाद इसे एक पूर्ण भरित स्थायी, बहुत ही ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो IP1 जो मेरा होगा वो किसका अधिक होगा, IP1 मेरा जिंक का अधिक होगा। और IP2 निकालने के लिए, IP2 के लिए देखो IP2 में क्या हो जाएगा, मेरा ये Cu+ हो जाएगा और मेरा ये Zn+ हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3d10 हो जाएगा, ये मेरा होगा 4s0, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3d10 और ये मेरा होगा 4s1। देखो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे IP2 के लिए, क्योंकि ये देखने से नहीं लग रहा है, ये पूर्ण भरित है, ये पूर्ण भरित है। पूर्ण भरित होने के कारण ये बहुत ही अधिक स्थायी होगा। और ये पूर्ण भरित नहीं है, पूर्ण भरित होता है इसके 4s में कितना है, इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं जो IP2 होगा वो IP2 जो वो कॉपर का सबसे अधिक होगा। और कॉपर के बाद किसका होगा IP2, कॉपर के बाद होगा जिंक का। क्योंकि देखो ये पूर्ण भरित कक्षक है, ठीक है, ये पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अधिक स्थायी होगा। इसकी अपेक्षा में ये कम स्थायी होगा, क्योंकि इसके लास्ट कोर्स में एक इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ी आसानी से त्याग देगा। क्यों त्याग देगा, क्योंकि इसके बाद इसे एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज हमने डी खंड में आयनन विभव पढ़ा। कल इसके बारे में आगे का टॉपिक होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।